तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि वालिन कहें कि अपने कल्टीवेशन को वहां पर रिकवर कर रहा है और अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर में वालिन जाएगा सोल रिफाइनिंग सेक्ट, जहां पर फाइनली उसने अपने कुछ कल्टीवेशन को रिकवर कर लिया। और जिसे सुनकर आप लोग जहां पर बिल्कुल शॉक में चले आओगे कि उसने सिर्फ और सिर्फ कुछ महीनों के अंदर में उस कल्टीवेशन लेवल को अचीव कर लिया जो कि उसे काफी ज्यादा टाइम लगता था। और मैं सच में बता रहा हूँ, तुम शॉक में आने वाले हो। साथ ही साथ हम लोगों को द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ल्यू में फिर से नजर आने वाली है, वो भी सिर्फ 25 किलोमीटर दूर। हाँ, पता है, आप लोग सुन के चौंक जाओगे, इस बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सुनो, इसके बाद जब वाइलिन उस मस्कीटो बीच के ऊपर में ट्रैवल कर रहा था, तब उस मस्कीटो बीच की जो स्पीड थी इतनी ज्यादा थी कि वाइलिन उसे सह नहीं पा रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बीस्ट है उसकी जो कल्टीवेशन है वो नाइस सोल है, और हम लोगों का जो वांगलिन है वो की कंडेंसेशन। इस वजह से वांगलिन ने उस बीस्ट को वहां पे स्लो कर दिया और आराम से जाने लगता है। भाले उसके पीठ के ऊपर में बैठ के एक मैप को निकलता है और उस मैप के ऊपर में वो देखता है कि उसके आसपास में कौन से सेक्टर है जहां पर वो जाके स्पिरिचुअल एनर्जीज को अच्छी तरीके से गैदर कर सकता है। तो उसने देखा कि वहां पे 3 सेक्टर पावरफुल, जिनमें से एक सेक्टर उसे काफी ज्यादा पास दिखा, जो कि था सोल रिफाइनिंग सेक्ट। तो वालिन यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो इस सेट के अंदर में जाएगा, और उसने इसे इसलिए चुना क्योंकि इस सेट के अंदर में तकरीबन 100 से भी कम कोर डिसाइपर्स थे, लेकिन इसके पास में वो जो आउटर डिसाइपर्स है वो हजारों लाखों की तादाद में है। और साथ ही साथ इतने कम कोर डिसाइपर्स होने के बावजूद भी इसकी जो पावर्स है वो बाकी दोनों के लगभग बराबर है। मतलब इनके पास में जरूर काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल इक्विपमेंट्स होंगे। साथ ही साथ इनकी जो कोर डिसाइपल्स है उसके पास में ट्रेनिंग एडवांस होगी, इस वजह से उनकी पावर्स भी काफी ज्यादा हो सकती है। साथ ही साथ इस स्टाइल के अंदर में वहाँ पे स्टीम माउंटेन्स थे जहाँ पर काफी ज्यादा स्पेशल एनर्जी कंडेंस होती है, मतलब काफी अच्छी अमाउंट वहाँ पे मिल सकती है। जिस वजह से वालिन ने डिसाइड किया कि वो पहले आउटर डिसेपल बनेगा, बाद में वो जाके इनर डिसेपल बन जाएगा। और वालिन जैसे उस सोल डिफाइनिंग सेट के तकरीबन 500 किलोमीटर पास पहुंचता है तो उसने मस्कीटो बीस्ट को छुपा दिया। इसके बाद वो खुद से उड़ के वहां पर ट्रैवल करता है, और जब वो वहां पर पहुंचता है तब वो देखता है कि उसके बाहर में ऑलरेडी काफी पावरफुल डिफेंसिव डायरेक्ट क्रीटर है, जिसके अंदर में वो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, तो वहां पर खड़ा हुआ था। और तब उसे महसूस होता है कि उसके पीछे से कोई बूम बाम करता है जो आ रहा है काफी तेजी से। और ये आदमी का जो डिस्क्रिप्शन है नॉवल के अंदर में काफी बेकार दिखाई है, क्योंकि वहां पे वो मेंशन था कि जब वांगिन उसको देखता है तो वो जो आदमी था वो एक मिडिल एज आदमी था। उसकी जो आंखें थी वो काफी ज्यादा छोटी थी, लेकिन उसका नाक और मुंह काफी ज्यादा बड़ा था। और सुन के तो मुझे काफी ज्यादा अजीब लगा, मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि कितना गंदा दिखेगा। और इसके जो कल्टीवेशन थी वो ज्यादा नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ अर्ली स्टेज कोर फॉर्मेशन पे था। और वालिन हम लोगों का कहाँ सोल फॉर्मेशन लेवल से वापस आ चुका है, तो ऑफकोर्स उसने उसकी कल्टीवेशन को पहचान लिया। तो वो जैसे ही वहां पे देखता तो काफी ऐसा इज्जत भरी नजरों से वालिन उसके सामने से झुक जाता है। झुकता नहीं है, मतलब थोड़ा सा इज्जत दिखाता है, और थोड़ा इज्जत मिलने के बाद तो बच्चा भी सर पे चढ़ जाए, तो ये फिर भी मिडिल एज आदमी है। तो वो वहां पे थोड़ा छाट फाट में पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, कौन सी कल्टीवेशन फैमिली से आए हो। मैं एक चीज बताना भूल गया कि जब वांगलिन इस सोल रिफाइनिंग सेक्ट की तरफ आ रहा था तब उसे इस बात का पता चलता है कि ये जो कंट्री पीलू है वो एक रैंक 5 कल्टीवेशन कंट्री है, और इसके अंदर में वो जो 3 मेजॉरिटी सेट है उसके ऊपर में कई सारी कल्टीवेशन फैमिलीज डिपेंडेंट है, ताकि वो अपने कोर डिसेपल्स को वहाँ पे सेंड करे और वहाँ पे कल्टीवेशन करे। जिस वजह से मेजॉरिटी ऑफ द कल्टीवेशन फैमिलीज है वो लोग इन्हीं तीनों के पास में अपने डिसेपल्स को सेंड करती है। और यही कारण था कि इस ओल्ड आदमी ने आकर वालिन से पहले पूछा कि तुम कौन से कल्टीवेशन फैमिली से हो। तो यहाँ पे वालिन ऑफ कोर्स किसी भी फैमिली से नहीं है। अब वालिन रिप्लाई करता है कि मैं एक रो कल्टीवेटर हूँ, मैं राह चलते हुए कल्टीवेशन करता हूँ। अब वो वहाँ पर ये भी बताता है कि मेरी मंशा है कि मैं सोल रिफाइनिंग सेक्ट का एक आउटर डिसेपल बनूं और यहाँ पर अपनी ग्रांड की प्राप्ति करके कल्टीवेशन को एनहांस करूं। जिसके बाद वो मिडिल एज आदमी वालिन को बताता है कि अभी यहाँ के जितने भी वैकेंसीज है वो पूरी तरीके से फुल हो चुकी है, तो तुम कुछ सालों बाद आना। एक्चुअली मैं सोल रिफाइनिंग सेक्ट के अंदर में एंटर करने का कुछ क्राइटेरिया वगैरह कि हर 3 सालों पे आउटर डिसेपल्स के अंदर में कॉम्पिटिशन होता है, और उसके अंदर में जो भी विनर होगा वो एक इनर कोर डिसेपल बन जाएगा। और फिर उन कोर डिसेपल्स के अंदर में एक अलग टूर्नामेंट होगा, और उसके अंदर में जो हार था उसे लात मार के वो लोग वापस से आउटर डिसेपल बना रहे थे। और इनके यहाँ पे ये चीज हमेशा चलते रहता है, और बाई चांस अगर तुम बीच में एक पीट गया तो तुम्हें बाहर ऐसे भी ठेक देंगे बोला। इसके बाद वालिन उस आदमी के चेहरे की तरफ दिखता है, उसे दिखता है उसकी आंखों में लालच। तो वालिन वहां पे निकालता है एक सील बॉक्स, और सील बॉक्स के अंदर वहां पर था एक फ्लाइंग स्वॉर्ड। उसने सीधा उस आदमी को ऑफर किया, और उस आदमी ने उसे एक्सेप्ट भी किया। जिसके बाद वो पूछता है कि आखिर तुम्हें ये मिला कहां से। तो वहां पे वालिन एक छोटा सा कहानी सुना देता है कि पास्ट के दौरान कई सालों पहले उसने एक कोर फॉर्मेशन के कल्टीवेटर का मदद किया था जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड था। जिसके बाद उस कल्टीवेटर ने खुश होकर वालिन को ये स्वॉर्ड दे दिया, और वालिन कहता है कि मैं भी इतना ज्यादा वीक हूँ कि इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सीनियर आप इसे इस्तेमाल करिए।
जिसके बाद वो उसे एक्सेप्ट तो कर लेता है, लेकिन उसके दिमाग में थोड़ा सा वो रॉबिन हुड वाला सीन होता है ना, डिटेक्टिव टाइप का, उस तरीके का सवाल पाने अपने लगता है। और वो वांगलिन से पूछता है कि आखिर वो जो कोर फॉर्मेशन का कल्टीवेटर था वो किस तरीके से इंजर्ड हुआ। यहाँ पे वांगलिन चौंकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 500 सालों की कल्टीवेशन ने वांगलिन ने इतनी ज्यादा दुनियादारी देख लिया कि छोटी मोटी कहानी उसके पास में फटाक से रेडी हो जाएगी। और वायलिन वहाँ पे एक छोटी सी कहानी सुना लेता है और उस लालची को एक स्वॉर्ड मिल गया। उसके बाद वो उतना कुछ ध्यान देगा, उस कहानी को उसने मान भी लिया। इसके बाद वो सभी उसके अंदर में एंटर कर जाते हैं। वायलिन जैसे उसके अंदर में एंटर करता तो उस मिडिल एज आदमी ने उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह करा दिया और एक दूसरा आदमी आके उससे रजिस्ट्रेशन फीस भी ले लेता है, 3 का क्वालिटी स्टोन्स। जब वायलिन उसे दे रहा था तो उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि इतना महंगा चीज उसने वहां पर इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि उसे के पास फिलहाल के दौरान सिर्फ 15 टॉप क्वालिटी स्टोन्स बचे हुए थे और उनमें से 3 उसने गवा दिया है। लेकिन इसे वहां पे मिल गया था एक एक्सेस टोकन, जिसकी मदद से वो एक खेत के अंदर में जाके वहां पे कल्टीवेट कर सकता था। और उसके टोकन का नंबर भी मुझे याद है, उसने बताया 1090। इसके बाद वो लोग वायलिन से उसका नाम पूछते थे। वायलिन तो नामकरण करने में एक्सपर्ट है ही, क्योंकि लोग फिलहाल के दौरान ना ही वायलिन बता सकता ना ही फन्यू, इस वजह से उसने अपना नाम रख दिया क्यानमू। इसके बाद वो वहां पर एक और आदमी जो कि उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहा था, उसने पूछा कि आगे तुमने इस बुढ़ाऊ को क्या ऑफर किया जिससे इतना ज्यादा खुश है। अब वो वहां पे बताता है कि कुछ नहीं, बस एक छोटा सा फ्लैंक स्वॉर्ड था। जिसके बाद वो समझ जाता है कि लालची आदमी लालची रहेगा। इसके बाद वायलिन अपने केव के अंदर में पहुंच जाता है और वहां पे पहुंचने के बाद उसे काफी ज्यादा डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होने लगती है और उसने अपने केव के अंदर में काफी ज्यादा फॉर्मेशंस को क्लियर कर दिया ताकि कोई भी जल्दी आसानी से एंटर ना कर सके। जिसके बाद वायलिन ने अपने कुछ टॉप क्वालिटी स्पेस स्टोन्स को निकाला ताकि उसके अंदर में जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो और भी ज्यादा कंडेंस हो जाए, और वायलिन उन सभी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। जब वो वहां पर ऑब्जर्व कर रहा था तब तकरीबन एक पहाड़ के ऊपर में एक सुंदर सी महिला हम लोग को दिखाई जाती है, जो कि काफी ज्यादा सुंदर थी। एंड ऑफ कोर्स आप सभी को पता है ये कौन है, हम लोग की ल्यूमी। ल्यूमी के हाथों में एक हम लोग का जेड दिखाया जाता है, उस जेड के अंदर में हल्का सा कुछ चमक रहा था, और ये जो जेड है वो ऑफ कोर्स सुजाकू ने उसे दिया है, और इसकी मदद से वहां पे उसे पता चल जाता है कि वायलिन जो है वो इसी जगह पर है, तकरीबन 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। लेकिन एग्जैक्टली वायलिन कहाँ पर है वो उसे नहीं पता था। जिसके बाद उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, क्या वायलिन तुम सोल डिफाइनेंस नेट के अंदर में हो। जिसके बाद ये सीन कटा हुआ नजर आता है। हम लोग कुछ दूर कहीं और का सीन दिखाया था, जहाँ पर एक तेज हरी दोस्ती काफी तेजी से पनपती है, और एक ही झटके में हम लोग को एक कल्टीवेटर दिखाया था जिसका काफी ज्यादा बुरा हाल का। ऐसा लगा था मानो किसी ने धर के उसे काफी ज्यादा ऊंट भी आओ। इनफैक्ट उसकी ऑरिजिन सोल के ऊपर में 3 डेंट नजर आते हैं। डेंट का मतलब पता है ना, जब कोई गाड़ी किसी को ठोक दे तो वहां पे गड्ढा हो जाता है, उस तरीके का डेंट उसकी ऑरिजिन सोल के ऊपर में था, वो भी 3। और ये कोई और नहीं बल्कि हम लोग का जायंट डीमन क्रैन के एंसेस्टर, हाँ वही कल्टीवेटर जो कि स्तुनताई के साथ में लड़ा था। स्तुनताई ने अपना एक कॉर्प्स को निकाल दिया, वो बच्चा वाला कॉर्प्स जो कि उसे इतना बुरा मार मारता है कि उसकी ऑरिजिन सोल के ऊपर में 3 पंचेस के दाग है, और वो इतनी मुश्किल से बचा ना पूछो मत, क्योंकि जब उन लोगों के बीच में वो फाइट हो रहा था तब वो लोग इतनी तेजी से वहां पर भागते हैं, और तकरीबन उन लोगों की फाइट कुछ महीनों तक चलती है कि उन लोगों ने पूरे प्लैनेट का एक चक्कर लगा दिया था। अब सोच लो कि कितना तेज वो भाग रहा था, और उसकी किस्मत अच्छी थी कि पूरे सुजाकू प्लैनेट के नॉर्दर्न पार्ट के ऊपर में एक कोई तगड़ा सा फॉर्मेशन है जिसके अंदर से कोई भी जल्दी निकल नहीं पाता, तो उसने उस डीमन बच्चे को वहां पे फंसा दिया, जिसके बाद वो फाइनली अपनी जान को बचाकर निकल पाया, वरना पक्का वो बच्चा इसकी जान ले लेता। और जब वो कॉन्टिनेंट पे अपने वापस पहुंचता है तो वो क्या करेगा, आपको खुद को लाकर रिकवर करने का ट्राई करेगा। रिकवर करते हुए वहां पर ध्यान में आता है कि वायलिन से उसने एक सेलेस्टियल स्वॉर्ड को छीना था, और जब वो निकालता है तो उसे देख के उसे काफी ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वो जो स्वॉर्ड था वो एक अलग ही मटेरियल का बना हुआ है, काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके अंदर में कुछ और चीज है। जी हाँ, हम लोग का स्वॉर्ड स्पिरिट सुलुगु। और वो वहां पे जैसे बाहर निकलता तो वो डर के मारे बोलता है, सर मुझे जान से मत मारना, क्योंकि मैं तुम्हारा काफी ज्यादा वफादार हूँ। वो जो वायलिन है वो काफी ज्यादा बदमाश था, उसने मुझे जबरदस्ती इस स्वॉर्ड के अंदर कैद कर रखा। मैं तकरीबन कई सौ सालों से इसके अंदर मैं कैद हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे कुछ मत करना। इसके बाद वो श्रीमंत का एंसेस्टर इतना बेवकूफ है नहीं कि बार में इसके बाद को मार ले, और वहां पर उसने सोचा था कि उस स्वॉर्ड स्पिरिट को वहां पे वो मार के अपने स्वॉर्ड स्पिरिट का इस्तेमाल करेगा। लेकिन जब वो देखता है कि शुलुगु इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है तो वो वहां पे चौंक जाता है, क्योंकि कोई भी स्वॉर्ड स्पिरिट इतनी आसानी से इस इंटेलिजेंस को अचीव नहीं कर पाता। लेकिन उसे कहां से पता होगा कि ये एक्चुअली में एक स्वॉर्ड स्पिरिट नहीं है बल्कि एक डेविल है। इसके बाद वो वहां पे थोड़ी और इंक्वायरी वगैरह करता है, लेकिन शुलुगु हम लोगों का मुंह फट आदमी है, उसने वहां पे ऐसी कहानी सुना दी, जिसके बाद वो वहां पे उससे कन्विंस हो जाता है, और उसने बोला कि हाँ मैं तुम्हें अपना स्वॉर्ड स्पिरिट बना दूंगा। इसी दौरान जब वो वहां पे थोड़ी सी राय विचार कर रहा था, तभी उसने एक हरी एनर्जी से शुलुगु के ऊपर में हमला किया, जो कि एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ उसे हर्ट करने के लिए नहीं था, बल्कि उसी बॉडी के ऊपर में एक सील को क्रिएट करने के लिए था। और इसके बाद ही वहां पर शुलुगु को उसने फाइनली अपना स्वॉर्ड स्पिरिट मान लिया।
इसी दौरान वहाँ पे एक्चुअली में तुमने सोचे हुए कि झू लुगुआ ने पार्टी बदल ली है, तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वायलिन भले ही उसके ऊपर में काफी ज्यादा ऑर्डर्स वगैरह देता था, लेकिन वायलिन दिल का साफ है, उसके साथ कभी भी बुरा नहीं किया उसने, काफी ज्यादा सोच वगैरह खिलाए थे। और उसने यहाँ पर सोच के रखा था कि जब वो वायलिन के साथ में मिलेगा तो ऑफकोर्स वो पार्टी बदल के यहाँ पे एंसेस्टर को मार देगा, क्योंकि वो वफादार कभी भी था तो वो वायलिन का था, है और शायद सेम फ्यूचर रहेगा भी। इसके बाद भी हम लोग वापस से वायलिन को दिखाया जाता है जो कि उस कीप के अंदर में बैठ के कल्टीवेट कर रहा है, और वो अंधों की तरह वहाँ पे स्पेशल एनर्जीज को ऑब्जर्व कर रहा था। और उसने फाइनली तकरीबन कुछ महीनों तक जब इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखा तो उसकी जो कल्टीवेशन थी उसने मिड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में ब्रेक थ्रू कर लिया। लेकिन उस केव के अंदर में इतनी ज्यादा स्पेशल एनर्जी कंडेंस हो गई थी कि लिटरली वो केव उस चीज को झेल नहीं पाता, उसके ऊपर में क्रैश अबियर होने लगते हैं, जिसके बाद वांगलिन ऑफ कोर्स वहां से वो निकलने का ट्राई करेगी। उसने फॉर्मेशन को तोड़ा और बाहर की तरफ निकल जाता है। केव के बाहर आते ही वहां पर वांगलिन को उन पहाड़ों के बीच में सूरज ढलता हुआ नजर आता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगा था। और वांगलिन वहां पे सोचता है कि ये जो है वो साल का आखिरी दिन है, मतलब कल से एक न्यू ईयर स्टार्ट होगा, मतलब इस साल के अंदर में मैंने काफी सारी अचीवमेंट्स को भी ऑब्टेन किया, लेकिन इसके साथ साथ मैंने इस चीज को भी सीखा कि सभी चीजों को पाने के बाद अगर वो चीज छीन जाए तो उसे वापस से ऑब्टेन करना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। इस साल मैंने काफी ज्यादा स्ट्रगल्स को किया, लेकिन अगले साल मेरे लिए एक नई शुरुआत होगी, और इस नई शुरुआत के साथ में पूरा प्लैनेट सुजाकू एक नए वांगलिन को देखेगा। और इस दौरान वायलिन सिर्फ और सिर्फ किसी और के बारे में नहीं बल्कि जोरू के बारे में सोचा था कि आज के जोरू अभी के दौरान कर क्या रही होगी, क्या वो उस व्हाइट टाइगर को वहां पे बुली कर रही होगी या फिर वो कुछ खा रही होगी। इसी दौरान उसे वांगलिन को उस गोल्डन लाइट यानी कि जो सूरज के ढलते समय वो जो रेड गोल्डन लाइट नजर आ रहा था, उसके बीच एक सुंदर सी लड़की उड़ती हुई नजर आ रही है। और हाँ, वो लड़की सुंदर थी और वांगलिन उस दौरान सोचता है ये लड़की थोड़ी सी जानी पहचानी है। तब तक हम लोग इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मैं काफी देर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो करो, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोग वीडियोस को पसंद कर रहे हो। तो अगर आप लोग लाइक करते हो तो हम जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करेंगे। मिलता है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।